DSR फॉर यू में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं बच्चों। NAS सर्वे एग्जाम जो आपका 12 तारीख को होना है उसका एक भाग मैं आपको पहले दे चुका हूं 1 महीने पहले। अब मैं इसका पार्ट 2 लेके आया हूं बच्चों। आप लोग एक बात ध्यान से सुन लें कि आपका ये एग्जाम 12 नवंबर को पूरी इंडिया में, ऑल इंडिया में आयोजित किया जाना है, जिसमें आपके जो क्लास 10 के बच्चे हैं आपसे ये पूरा पेपर लिया जाएगा ताकि आपको समझ के इसको हल करना है। तो बच्चों आपके लिए मैंने यहाँ पर पूरा मैथ्स का पेपर सॉल्व करके प्रस्तुत किया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं हमारे जो आज के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को। तो बच्चों जो आपका पहला प्रश्न है वो ये कह रहा है कि एक घन की एक वर्ग फलक का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, घन की वर्ग फलक का क्षेत्रफल, मतलब घन की आकृति क्या होती है बच्चों आपको पता होनी चाहिए। घन की आकृति कैसी होती है, इस टाइप की घन की आकृति होती है, ये कहलाता है घन, ये होता है बच्चों घन होता है। अब ये बोल रहे हैं घन की एक वर्ग फलक का क्षेत्रफल, मतलब केवल एक हिस्से की बात कर रहे हैं। मान लीजिए हम इस हिस्से की बस बात करें तो ये कितना दे दिया है बच्चों, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इसका क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल काउंट करना है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जब काउंट करेंगे तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, ये होता है 6a स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, 6 रही, तो यहाँ पे a स्क्वायर की जगह पे 6 प्लेस कर देंगे, 6 रख देंगे, तो आ गया 6 गुणे 6 मतलब 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे प्रश्न क्रमांक पहले का आंसर। अब इसका आंसर क्या होगा, सी। अब बारी आती है प्रश्न क्रमांक दूसरे की। अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कि एक वर्गाकार कागज को एक बार मोड़कर उसके कोनों को बिंदु वाली रेखा पर काटा गया। देखिए सबसे पहले ये कागज किस टाइप में था, इस शेप में था ये कागज़, फिर इसको मोड़ दिया गया और मोड़ करके यहाँ से ये जो डिज़ाइन दिख रही है ये यहाँ से काट दिया गया। तो इसकी जो फलक कितनी बन जाएगी, तो बच्चों ये मैंने सॉल्व किया है, आपके सामने देख सकते हैं कितनी फलक बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसका उत्तर आ जाएगा आंसर कितना, 8 भुजा। ठीक है, अब हम तीसरा देख लेते हैं। दो बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है और उनका आयतन बराबर है, उन बेलनों के आधारों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या कर लिए, मान लिए हमने सबसे पहले कि माना बेलनों की ऊंचाई कितनी है, h1 बराबर 1 और h2 बराबर 2, क्योंकि प्रश्न में क्या दिया था 1:2 है, तो h1 1 मान लिए, h2 2 मान लिए। वैसे इनकी जो पहला बेलन है उसकी त्रिज्या r1 मान लेना, दूसरे की त्रिज्या r2 मान लेना। ठीक है, ये तो ठीक है, लिखोगे चाहे नहीं लिखो कोई बात नहीं। ये ले लिए, माना बेलनों की ऊंचाई h1 बराबर 1 h2 बराबर 2। अब पहले बेलन का आयतन, ये बोल रहे हैं दोनों बेलनों के आयतन बेटा समान है, तो पहले बेलन का आयतन जो होगा वो बराबर होगा दूसरे बेलन के आयतन के। तो हम क्या करेंगे, बेलन के आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, वो होता है पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे पाई रख दिए, r1 क्योंकि पहले को r1 माने थे तो आ गया r1 का स्क्वायर और ऊंचाई मानी थी h1, तो पाई r1 स्क्वायर h1 बराबर दूसरे का आयतन मान लिए क्या, पाई r2 स्क्वायर h2। ओके, पाई ठीक है, r1 स्क्वायर h1 का मान 1 रख दिए, यहाँ पाई जो कहते हैं r2 स्क्वायर h2 का मान 2 रख दिए। अब हम क्या करेंगे, ये पाई r2 स्क्वायर जो है इसका ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ से हम 1 का ट्रांसफ़र करेंगे। तो जब ये 1 का ट्रांसफ़र करें तो ये नीचे आ गया, किसके, 2 के नीचे आ गया, और ये जो रहा इसके नीचे आ गया। अब ये क्या आया बेटा, पाई r1 स्क्वायर। अब बेलन की आकृति आपको अगर पता हो बच्चों तो बेलन की आकृति किस टाइप की होती है, इस टाइप की बेलन की आकृति होती है बच्चों, जिसमें क्या होता है, नीचे जो हिस्सा होता है वो गोलाकार होता है बेलन का। ठीक है, ये बेलन का जो आपकी जो नीचे का आधार होता है वो वृत्ताकार होता है। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा वही बेलन के आधार का क्षेत्रफल होगा। अतः बेलन के आधार के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, पाई r1 स्क्वायर और पाई r2 स्क्वायर, मतलब 2:1। तो ये आ गया बच्चों कितना, 2:1। तो उत्तर आ जाएगा इसका कितना, b बराबर 2:1। इसका आंसर हो जाएगा 2:1। ओके, ये हो गया हमारे प्रश्न क्रमांक तीसरे का उत्तर। अब हम प्रश्न क्रमांक चौथे का उत्तर देख लेंगे। चौथा प्रश्न क्या है, एक कंपनी ने 1996 में 17,185 गाड़ियां बनाई। एक रिपोर्ट के अनुसार इस संख्या को करीबी सैकड़े में बदल दिया गया। तो करीबी सैकड़ा, तो सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि सैकड़ा क्या होता है। तो सैकड़ा बेटा वो होता है जिसे
100 के फॉर्म में लिखा जाता, 100 के रूप में। अब ये बोल रहा है 17,175 के निकटतम। तो देखिए 17,175, तो यहाँ सैकड़ा कहाँ आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ पे आएगा। तो 17,175 को या तो 17,100 लिखा जा सकता है या तो 17,200। तो हम यहाँ के अंक देखेंगे तो 75 किसके पास में होगा, 75 बेटा 100 के पास में होगा। और ये जो 100 है तो 175 किसके पास होगा, 200 के पास में। तो इसका उत्तर सिंपल सा ये लिख दिया जाएगा। बहुत छोटा सा प्रश्न है, कॉमन सा प्रश्न, आप लोग ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, तो ये तो बताने की कोई खास आवश्यकता नहीं थी। तो ये होगा इसका आंसर सी वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, त्रिज्या 16 सेंटीमीटर वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाली ठोस गोलियां बनाई जाती हैं, गोलियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो इसका उत्तर हम देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 5वां है। तो देखिए बड़े गोला रहा, पहले एक क्या था, बड़ा गोला था। तो हम क्या लिखेंगे, गोले की त्रिज्या, बड़े वाले गोले की त्रिज्या आर मान लिए, आर बराबर कितना है 16 सेंटीमीटर। इसको पिघला के छोटी छोटी गोलियां बनाई गई। छोटे गोले की त्रिज्या हमने गोली की त्रिज्या आर मान लिए, आर बराबर है 4 सेंटीमीटर। इसलिए गोलियों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े गोले के आयतन को डिवाइड कर देंगे गोली का आयतन, मतलब जो छोटी गोली है उनके आयतन से। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, गोले के आयतन का 4/3 पाई आर क्यू, और ये भी हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। छोटा वाला आर लगा देंगे। अब क्या होगा, 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, बचा आर की घात 3 और छोटे वाले आर की घात 3। अब बड़े वाले आर का मान कितना था 16, तो 16 की घात 3, और छोटे वाले आर का मान कितना था 4, तो 4 की घात 3। 16 की घात 3 को इस तरीके से हमने लिख दिया बेटा, कैसे, 16 × 16 × 16, और इसको लिख दिए 4 × 4 × 4। अब काट देंगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 चौके 16। तो ये आया 4 × 4 × 4। तो 3 बार 4 लिख दिए, इसको इंटू करें, 4 चौके 16 चौके 64। तो ये आ गया 64 गोलियाँ। तो इसका होगा ऑप्शन 5वें का डी, मतलब कि 64 गोलियाँ। ठीक है, अब हम 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन है कि 3x - 7 को डिवाइड करना है। 3x - 7 को डिवाइड करना है कितने से, 2x से। तो इसका जो बराबर आएगा टोटल, ये 2 के बराबर है। मतलब 3x - 7 को अगर डिवाइड कर रहे हैं 2x से, भाग दे रहे हैं तो 2 आ रहा है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो डिवाइड को कैसे लिख दिए बेटा, इस तरीके से लिख दिए, 3x - 7/2x लिख दिए, बराबर 2 कर दिए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से इस 2 का हम करेंगे पक्षांतर। जब इस साइड ट्रांसफर किए तो क्या हो गया, 3x - 7 तो ज्यों का त्यों था। 2x का जब 2 में गुणा हुआ तो हो गया बेटा 4x, आ गया 4x। अब हम इस 4x का इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे और 7 का इस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब 4x का इस तरफ ट्रांसफ़र करें तो ये ऋण के 4x हो गए, और 7 का उस तरफ ट्रांसफ़र करें तो धन के 7 हो गए। 3x में से 4x गए तो बचे माइनस के x, और 7 तो 7 ही थे। मगर कभी भी x, y, z के साथ बच्चों माइनस नहीं लगाया जाता, तो आ जाएगा x बराबर माइनस, इस साइड आ गया तो लिख देंगे x बराबर -7। मतलब इसका आंसर हो जाएगा a बराबर -7। मतलब जो a ऑप्शन होगा वो इसका सही होगा। इसके बाद हम 7वें प्रश्न को देख लेते हैं। 7वां प्रश्न क्या है, एक समीकरण दिया था, उसके हल बताने थे कि उसके हल क्या क्या हो सकते हैं, एक समीकरण के हल। तो बच्चों 7वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखें 7वां क्वेश्चन, सबसे पहले लिखेंगे x² धन 7x धन 12 बराबर 0। इसके मध्य पद को तोड़ेंगे। मध्य पद मतलब कि 7x को तोड़ेंगे। गुणनखंड विधि ये आपने पढ़े होंगे गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं। तो 7x को हमने लिख लिए, 7 को कैसे लिख लिए, 4 और 3 के रूप में, मतलब 4x धन 3x। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको इन दोनों को कोष्टक में रख दिए और इन दोनों को भी कोष्टक में रख दिए। अब x² धन 4x ये आ गया कोष्टक में, और 3x धन 12 ये आ गया कोष्टक में। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में x मिल रहा है, ये मिल रहा है x, तो x कॉमन निकाल लिए। बचा यहाँ पे क्या, केवल एक x बचा, धन 4 बच गया, धन। अब दोनों में यहाँ देखिए 3x में से 3 निकल गया, और 3 के पहाड़ा में 12 दिया था, कितनी बार बेटा, 4 बार में, तो यहाँ पे केवल 4 बचा। अब जरा ये देखिए x + 4 दोनों में है। गुणनखंड वाले सवाल में यही किया जाता है, जो चीज़ दोनों में मिलती है उसको एक बार लिख दिया जाता, और ये बचा था जो x धन 3 उसको दूसरे कोष्टक में लिख दिए बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार x + 4 को 0 के बराबर रख लेंगे, एक बार x + 3 को 0 के बराबर रख लेंगे। अब हम यहाँ से इसका मान निकालेंगे, 4 का ट्रांसफ़र करें तो ये ऋण 4 हो गए, 3 का ट्रांसफ़र करें तो ये आ गए ऋण 3। तो उत्तर कितने मिले बच्चों, x के मान ऋण के 4 और ऋण के 3, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी -3 और -4। ये हो गया हमारा प्रश्न क्रमांक 7वां। अब हम प्रश्न क्रमांक 8वें की बात करेंगे बच्चों। 8वां देख लेंगे आप लोग। 8वां क्वेश्चन,
तो 8वां क्वेश्चन कह रहे थे एक त्रिभुज के 3 कोणों की माप दी हुई है जिसमें कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दें कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बेटा 180 अंश होता है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 3 कोण देख लेंगे जिनका टोटल 180 अंश होता है। तो ये वाला मिल रहा है 120, 30 और 30, इसका टोटल करें तो 180 अंश आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही ऑप्शन होगा। अब प्रश्न क्रमांक 9वां देख लेते हैं। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है बेटा कि जॉन नरेन के बटुए में 1800 रुपये थे, उसमें से उसने x रुपये घड़ी पर खर्च किए और 200 रुपये का खाना खाया। तो अब उसको ये दिखाना है समीकरण के रूप में। तो सबसे पहले हम देख लें कि उसके पास कुल कितने थे बच्चों, 1800 रुपये थे। उसने खर्च कितने किए थे, एक बार x किए और एक बार 200 रुपये किए। तो उसने पहले 200 रुपये निकालने हमें साहब, 1800 में से 200 गए तो बचे 1600। अब उसमें भी उसने x रुपये और खर्च किए, तो 1600 में से x रुपये हम इस तरीके से लिखेंगे 1600 माइनस x। तो ये होगा हमारा सही समीकरण का रूप। ये प्रश्न क्रमांक 9वें का उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 10वां देख लें। 10वां है बेटा कि एक सिनेमा हॉल में 30 पंक्तियां थीं और हर पंक्ति में 40 सीट थी। तो सिनेमा हॉल में कुल मिलाकर जो सीटों की संख्या है वो कितनी होगी। तो बस भैया सिंपल सा है, ये टोटल कितनी थी, 30 पंक्तियां थीं और हर सीट में मतलब हर पंक्ति में कितनी सीट थी, 40 सीट, मतलब 30 × 40 मतलब 1200। ये तो बहुत सिंपल है, आपसे वैसे ही बन जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11वें का हल देखें। 11वां प्रश्न है जो वो क्या कह रहा है कि देखें आप, एक गुलदस्ते में चंपा के मुकाबले गुलाब के फूलों की संख्या 6 गुना है। मतलब स्पष्ट है, क्या कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे क्या है कि चंपा के मुकाबले गुलाब के फूलों की संख्या ज़्यादा है। मतलब चंपा की संख्या है वो छोटी है गुलाब के फूलों की संख्या से, मतलब चंपा की संख्या कम है, गुलाब की ज़्यादा है। अब कितनी ज़्यादा है, तो चंपा से 6 गुना गुलाब ज़्यादा है। अब इस प्रश्न में चंपा को L से दर्शा रहे हैं और गुलाब को R से दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे 6 गुना ज़्यादा है तो R में 6 का गुणा कर देंगे। मतलब कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो 6 चंपा लोगे आप, 6L बराबर होगा R के। बिल्कुल सिंपल है, मतलब इसको हम कैसे लिख देंगे, ऑप्शन नंबर ए R बराबर 6L आएगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि जो एक चंपा है वो 6 गुलाब के बराबर है, मतलब कि चंपा से 6 गुना ज़्यादा है गुलाब, तो इसलिए इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये होगा बच्चों हमारा समीकरण, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर हो जाएगा। 12वें का उत्तर देख लेंगे। 12वां प्रश्न कह रहा है, देखें आप, इनमें से कौन सा व्यंजक पूरी तरह x y से विभाज्य है। तो पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों दिए थे। तो पहले वाले ऑप्शन को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखें ये वाला पहला है y(x² - y), इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है बच्चों, इसका कोई हल ही नहीं होगा। इसमें से कुछ यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, यहाँ से भी कुछ नहीं निकल रहा कॉमन, तो कुछ मतलब ही नहीं है, तो ये गया। दूसरे वाले को देखें, a² + b² का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर प्लस 2xy। ये भी अगर x - y से डिवाइड करेंगे। देखिए आपको सबसे पहले हम एक चीज़ बता दें बच्चों, यहाँ देख लो आप कि देखिए मान लीजिए हम 6 से हमने कितना भाग दिए, बाय द वे 13 भाग दिए, तो 6 दूनी 12 और बचा शेषफल 1, मतलब कि ये भाग तो चला गया ना। अब मान लो कि बात ये शेषफल बचा है, कोई बात नहीं, मगर गया तो, अगर मान लो कि बात कोई ऐसी संख्या होती जो 6 से डिवाइड ही नहीं जाती तो इसके भाज्य होने का कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे भी हमें ऐसी कोई संख्या देखनी है जो मिलनी चाहिए x - y, क्योंकि इस प्रश्न में बोल रहे हैं कि x - y से क्या हो रही है, इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, भाज्य है, x - y से भाज्य है। तो हमें कोई ऐसी संख्या लेनी जहाँ पे जिसको सॉल्व करने में x - y मिले। तो पहले में नहीं मिल रहा, दूसरे में नहीं मिल रहा, ये मिल रहा है स्क्वायर में, मगर यहाँ प्लस मिल रहा है, इनटू मिलना चाहिए। तीसरे को सॉल्व कर दे, तो तीसरे का सॉल्यूशन आप देखें, इसको हम क्या करें, इन दो के ब्रैकेट बनाए और इन दो के ब्रैकेट बनाए, ये बना लिए, इन दोनों का ब्रैकेट बनाए, सिंपल था। पर यहाँ पे देखें इसमें माइनस था, जब माइनस सामने होता है तो कोष्टक बंद कर दे तो अंदर भी निशान बदल जाते थे, अंदर माइनस लग गया। अब ये x - y, इन दोनों में देखें x कॉमन मिल रहा था तो x कॉमन निकाल लिए, बचा यहाँ पे एक x माइनस यहाँ पे बचा y, बच गया। फिर इन दोनों से कुछ नहीं निकल रहा था तो -1 निकाल लिए। तो ये देखिए ये बचे x - y दोनों में आ गए, तो इसको एक बार लिख दिए, और ये जो x - 1 था इसको यहाँ लिख दिए। इसको अगर हम x - 1 से डिवाइड करेंगे, देखें आप
x माइनस वाई बटे इंटू एक्स माइनस वन से अगर x माइनस वाई को डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा बचेगा x माइनस वन। और तो ये तो अभी देख लें, चौथा वाला ऑप्शन देखें x माइनस वाई, इसको जब हल करेंगे तो ये इतना आएगा, इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मतलब कि हमारा जो सी वाला ऑप्शन है वही सही होगा बच्चों। तो ये जो है हमारा सी वाला ऑप्शन, मतलब कि सी इतने वाली ये संख्या है, ये x माइनस वन से भाज्य होगी। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 13वां है क्या कि एक पशु आश्रय घर ने 6.15 लाख मतलब 6,15,000 रुपये में एक वैन खरीदी, ठीक है, और इसके लिए उसने भुगतान कितने दिया, 1,50,000 रुपये। तो आपको कितने और भुगतान देना है, तो देखें यहाँ पे ये है 13वां प्रश्न आपके सामने। वैन का मूल्य कितना था, 6,15,000 रुपये, भुगतान कितने का किया, 1,50,000 रुपये का। शेष राशि, तो भैया शेष निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस कर दो, 6,15 में से 1,50 का 4,65,000 बचे। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14वां देख लीजिए। इसमें 14वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 6.807 गुणित मतलब 6.807 गुणित 10 की घात 10 पाने के लिए 6.807 गुणित 10 की घात 6 को किस संख्या से गुणा करेंगे। देखें दी गई संख्या है कितनी, 6.807 गुणित 10 की घात 6, बनाना है कितना, 6.807 गुणित 10 की घात 10। अंतर कितने का है, यहाँ 6 है और यहाँ कितना है 10 है, तो 10 में से 6 गए तो मतलब 4 का डिफरेंस है। और 10 की घात 4 को बेटा इस तरीके से लिखा जाता है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये आपको बिल्कुल सिंपल। मान लो कि बात 10 की घात 2 है तो यहाँ पे 1 के बाद 2 जीरो, 10 की घात 3 है तो 1 के बाद 3 जीरो, 10 की घात 5 है तो 1 के बाद 5 जीरो। बहुत सिंपल फंडा है ये, ठीक है, आपसे बन जाएगा। तो ये होगा बच्चों इसका डी उत्तर। अब प्रश्न क्रमांक 15वें की बात कर ले। प्रश्न 15वां देखें आप, ये लिखा हुआ है यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर दिखाया गया है, एस टी और पी आर समांतर हैं, तो आपको कोण क्यू एस टी का मान निकालना क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, क्या देख लें आप, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये हमने इसके पहले भी अभी आपको बताया कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अपन ये त्रिभुज ले लें, कौन सा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ले लें सबसे पहले। ये जो है हमारा कौन सा, पी क्यू आर। अब देखो आर की वैल्यू कितनी दे दी है 70, क्यू की वैल्यू कितनी दे दी है 50, इसका मान नहीं मालूम, चलो छोड़ दो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये फॉर्मूला लगा है, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 अंश। कोण Q का मान 50 रख दिए, कोण R का मान 7 रख दिए, ये तो मालूम नहीं था। 50-60 टोटल करें 50 और 70 का, तो ये आ गया 120, 120 का ट्रांसफर करें, 180 में से 120 गए, बचे 60। तो कोण P की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 60 अंश आ गई। अब चूंकि कोण P जो रहा वो कोण S के बराबर था, तो कोण P की वैल्यू आई 60, तो कोण S की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो उत्तर होगा इसका कितना, 60 अंश। कोण S कहाँ बनेगा बेटा, यहाँ बनेगा कोण S, ये है S और ये है T यहाँ पे, तो ये भी वही चीज़ हो गई। और ये कितना का होगा, ये 70 का होगा, क्योंकि ये 70 तो ये 70, और अगर ये 60 आया तो ये भी 60 आएगा। तो बच्चों इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 15वें का भी हल हमने आपको बता दिए। अब प्रश्न क्रमांक 16वां देखें 16वां क्या लिखा हुआ है कि एक बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है और लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखें आप इसको, प्रश्न को, ये है बेलन की आकृति हमने अभी आपको बताई थी, फिर से बता दे रहे हैं। ये होता है बच्चों बेलन, माफ़ कीजिए ये पहलवान यहाँ से निकल रहा है कीड़ा हमारे सामने से, इसको हटा दें हम। देखें ये होगा बेलन, ये बेलन की आकृति है। बेलन का जो आधार होता है वो वृत्त के रूप का होता है और ये होती है ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया, बेलन के आधार मतलब वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है, d बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब d मतलब व्यास जो होता है वो त्रिज्या का आधा, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, तो d/2 निकाल दिए, मतलब 14/2 कर दिए, तो त्रिज्या का मान आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया। अब बेलन की लंबाई h बराबर कितनी दी थी, यहाँ पे इसका मान कितना दिया हुआ था, 10 दिया था, चलो यहाँ पे 10 रख दिए। अब हमें निकालना है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान होता है 2πr r प्लस h, तो ये रख दिए 2, ये 2, पाई का मान 22/7 रख दिए, r का मान 7 रखे, ये r का मान 7 रखे, ये h का मान 10 रखे, जो ऊंचाई थी। इसको सॉल्व करें, 7 से 7 कट गए, बचा 2 × 22, 2 × 22 और यहाँ 10 और 7 हो गए 17, 2 × 22 मतलब 44,
गुणे 17, 44 का 17 में गुणा करें तो आ गया 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 16वें में ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 17 की। तो 17वां क्वेश्चन आप देख लें, एक बस में कुल यात्री का 1/3 यात्री खड़े हुए हैं और बाकी के 60 बैठे हुए हैं, तो बस में कितने यात्री हैं? हम इसको सॉल्व करेंगे। माना बस में कुल x यात्री हैं, अब खड़े हैं कितने? 1/3, तो x का 1/3 क्या होगा? x/3, और बैठे हैं कितने? 60। तो देखो ये कुल यात्री हैं जो उसमें खड़े और बैठे को टोटल करेंगे, तो ये खड़े हैं x/3 और बैठे हैं 60, तो ये लिख दिया हमने x बराबर x/3 धन 60। अब ये 3 नीचे दिक्कत दे रहा है, तो 3 का दोनों पक्षों में गुणा कर दें, तो ये 3 जो रहा यहाँ भी गुणा हुआ, यहाँ भी गुणा हुआ और यहाँ भी गुणा हुआ। जब x के साथ 3 गुणा हुआ तो 3x आ गए, इसके साथ जब 3 गुणा हुआ तो 3 से 3 कट गए, और इसके साथ जब 3 गुणा हुआ तो 180 आ गए। अब यहाँ ये बचा कितना? 3x, और यहाँ बचा x धन 180। इस x का हम कर देंगे बच्चों पक्षांतर, पक्षांतर करें, ट्रांसफर करें तो 3x माइनस x बराबर 180, 3x में से x गए तो बचा 2x, 2x इक्वल टू 180, 180 2 से 180 को काटे तो कितनी बार गया? 90 टाइम, तो x बराबर आ गया 90। ये आ गया ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि 90। ये हो गया हमारा प्रश्न क्रमांक 17वां। अब हम प्रश्न 18वां देख लें। नीचे दिए गए पैटर्न को आपको देखना, ये पैटर्न देखिए आप लोग बहुत अच्छे से। पहला आकृति आपको दिख रही है, दूसरी दिख रही है, तीसरी दिख रही है। तीसरी में क्या किए इनने? बढ़ाते जा रहे हैं, चौथी में और बढ़ा दिए। अब 5वीं जब बनेगी तो कैसी बनेगी? तो यहाँ आप देख लें, ये है हमारी 4th नंबर आकृति और ये है 5th नंबर आकृति। देखिए इसमें क्या हुआ था, यहाँ पे देखिए कितने रहे? 1 2 3 4, 5th में कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। अब इनको हम पहले काउंट करें, यहाँ से काउंट करते हैं, तो ये देखेंगे कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। इसके टोटल बिंदु आए 35, और इसके टोटल जो 4th नंबर की आकृति थी उसके टोटल बिंदु आएंगे 22। तो 35 में से 22 घटा दो, आंसर आ गया 13। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा वो सही होगा। ओके, अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 19वें की। अतुल, जॉन, बिन्नी और अलेक्जेंडर के पास समान लंबाई की रस्सी थी। तो देखिए उसमें पहले में क्या किया, उसने रस्सी के 6 समान टुकड़े किए, दूसरे ने 3 समान टुकड़े किए, तीसरे ने 5 समान टुकड़े किए और चौथे ने 4 समान टुकड़े किए। मतलब क्या हुआ? 6 3 5 और 4, 6 टुकड़े हुए, 3 टुकड़े हुए, 5 टुकड़े हुए, 4 टुकड़े हुए। आप इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कैसे निकालते मालूम है ना बेटा आपको? यहाँ पे हम कैसे करेंगे, ये लिख देंगे। सबसे पहले छोटी संख्या लिखो, 3 4 5 और 6। 2 से डिवाइड करते सबसे पहले, तो ये तो जाएगा नहीं, ये चला गया, 2 दूनी 4, 5 गया नहीं, ये चला गया, 2 दिया 6। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये तो जाएगा नहीं, ये चला गया, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। अब 3 से डिवाइड करें तो ये नहीं जाएगा, ये चला गया। अब 5 से डिवाइड करें तो ये सब खत्म। तो कितना आया? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, मतलब 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 पंचे 60। तो ये आ गया एलसीएम 60। मान लिया हमने कि वो रस्सी कितनी थी? 60 मीटर लंबी थी या सेंटीमीटर लंबी थी। अतुल ने क्या किया? 60 के 6 टुकड़े किया। तो देखो 60 के जब 6 टुकड़े करें तो कितना आया? एक टुकड़ा 10 मीटर का। जॉन ने कितने किए? 60 के 3 टुकड़े किए, तो एक टुकड़ा कितने का आया? 20 मीटर का। डिवाइड कर दिए, भाग दे देंगे, ठीक है बच्चों। तीसरे था बिन्नी। बिन्नी ने कितने टुकड़े किए? 5 टुकड़े। तो 5 को जब डिवाइड करें 60 से तो 12 पंचे 60 आया। और सिकंदर ने 60 के 4 टुकड़े किए, तो 4 का 60 में डिवाइड करें तो 15 चौके 60, तो 15। अब इसमें देखो अलग ही दिख रहा है, सबसे बड़ा टुकड़ा किसका है? 10 20 12 15, क्या बड़ा है? 20। मतलब जॉन का जो टुकड़ा था सबसे लंबा टुकड़ा होगा वो होगा जॉन का टुकड़ा। कितना? 20 मीटर। तो उत्तर आ जाएगा बच्चों इसका बी, मतलब कि जॉन। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रश्न देखें, जिस वृत्त की परिधि 9 पाई सेंटीमीटर है उसका व्यास क्या होगा? तो हम 20वां क्वेश्चन देख लेंगे। एक वृत्त दिया हुआ है। वृत्त क्या होता है? वृत्त की आकृति आपको पता होगी, ये इस टाइप की वृत्त होता है। इसकी बेटा परिधि मतलब क्या होता है? चारों ओर को घेरा। कितना दे दिया है? 9 पाई दिया है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर।
2 पाई आर होता है। अब यहाँ पे वृत्त की परिधि 2 पाई आर का मान कितना दिया है 9 पाई, तो हमें यहाँ से त्रिज्या का मान निकालेंगे। तो हमने क्या करें 2 पाई का ट्रांसफर करें, ये 9 पाई के बटे 2 पाई गया, पाई से पाई कट गया, बचा कितना 9/2। 9/2 मतलब 9 का आधा, 9 का आधा होता 4.5, तो त्रिज्या आ गई बेटा 4.5। हमें क्या निकालना है, इसका व्यास निकालना था। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है, तो 2r कर दिए, तो 2 का r में गुणा कर दिए, तो r की वैल्यू कितनी थी 4.5, तो ये लिख दिए, या फिर r की वैल्यू 9/2 लिख के भी सॉल्व कर सकते। तो ये 2 से 2 कट गया, तो आ गया कितना 9 सेंटीमीटर, या 4.5 का 2 में गुणा करेंगे तो भी आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो इसका हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी 9 सेंटीमीटर। इसके बाद प्रश्न 21वें का उत्तर आप देख लें। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे दिए गए रेलवे ट्रैक की व्यवस्था को डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। ये चित्र दिख रहा है जो आपको, ये क्या है डायमंड क्रॉसिंग का चित्र। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा ट्रैक लंबवत है। तो लंबवत की कंडीशन क्या होती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे के अपोजिट में हो, एक आड़ी है तो दूसरी खड़ी हो। तो यहाँ पे जो ट्रैक 1 है उसके लंबवत कौन से ट्रैक होंगे, दूसरा और चौथा, मतलब कि ऑप्शन आ जाएगा सी वाला। बच्चों ये रहे हमारे आज के कुल प्रश्न। इसका जो अगला पार्ट है मैं बहुत जल्द प्रस्तुत करूँगा अगले वीडियो के रूप में। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द इसके दूसरे पार्ट के साथ। प्रश्नों को बहुत अच्छे से सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ओके बेटा, बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। गुड बाय।